हेलो बच्चों, माय नेम इज अजीत कुमार और एके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि बोर्ड के ऊपर देख रहे होंगे, फिजिक्स क्लास 12 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विद्युत चुंबकत्व। तो हाँ स्टूडेंट, हमारा आज से इस लेक्चर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रहा है। पिछले लेक्चर्स में हमने कैपेसिटर खत्म किया था, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा पूरा होल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा पिछले लेक्चर्स में खत्म हो गया था। आज से इस लेक्चर्स में हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का एक नया ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं। और वो ब्रांच क्या है बच्चों? तो वो ब्रांच हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। ओके, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पूरा 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोग क्लास 12 का एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच स्टार्ट करने वाले हैं और उस ब्रांच का नाम क्या है बच्चों? तो उस ब्रांच का नाम है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हिंदी में विद्युत चुंबकत्व बोलते हैं। तो फटाफट आप अपने नोटबुक को खोल लो और उसके अंदर बोल्ड लेटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हेडिंग डाल लो बच्चों। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, अब कॉपी को बंद करके बोर्ड के ऊपर फोकस करो। देखो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर एक कंप्लीट पैकेज था, 4 चैप्टर पढ़ना था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा कैपेसिटर का फर्स्ट यूनिट था। गॉस लॉ कैपेसिटर का सेकेंड यूनिट था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड यूनिट था। और लास्ट यूनिट हमारा कैपेसिटर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा ब्रांच था, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है हमारे क्लास 12 के अंदर। इसके अंदर कंप्लीट 6-7 चैप्टर पढ़ना है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर। देखेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर इसके अंदर पढ़ना है और 1 बाय 1 हम वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों, बट थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच है क्या? जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं बच्चों? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हैव टू डील्स अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज रेस्ट में होता है, इसकी स्टडी हम लोग करते हैं। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर भी हम लोग चार्ज का ही स्टडी करेंगे। बट इस बार चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, विरामावस्था में नहीं होगा, रुका हुआ चार्ज नहीं होगा। इस बार चार्ज मोशन में होगा। तो चार्ज मोशन में होगा और इस मोशन वाले चार्ज का जिस ब्रांच के अंदर फिजिक्स में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोला जाता है। तो एक लाइन हम पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के बारे में बता देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर क्या पढ़ना है। तो फटाफट हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म is a branch of physics in which have to studied about the charge in motion। द चार्ज इन मोशन, अगर ये चार्ज रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा, और अगर चार्ज मोशन में होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होगा। बस ये अंतर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अभी तक हमने चार्ज रेस्ट में रखकर हम लोग उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे थे, उनके प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे थे। अब चार्ज रेस्ट में नहीं होगा, चार्ज अब मोशन में होगा। और मोशन वाले चार्ज का स्टडी जिस फिजिक्स के ब्रांच में किया जाता है
वो ब्रांच हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहलाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हैव टू स्टडीड अबाउट द चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। ओके, चलो हिंदी में भी लिख देते हैं। विद्युत चुंबकत्व भौतिकी की एक ऐसी शाखा है, कि एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम गतिशील आवेश का अध्ययन करते हैं। ओके बच्चों, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हैव टू स्टडीड अबाउट चार्ज इन मोशन। जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उस ब्रांच को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा था। और जब चार्ज मोशन में होगा और उसकी स्टडी हम करेंगे, वो किस ब्रांच में करेंगे बच्चों? तो फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले ब्रांच में करेंगे। अब देखो, थोड़ा सा बात हम लोग मोशन, चार्ज के मोशन की बात कर ले, यानी मोशन ऑफ चार्ज के बारे में बात कर ले। मोशन ऑफ चार्ज के बारे में, यानी आवेश के गति के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें कि किस टाइप का मोशन के बारे में यहां स्टडी करना है, तो चार्ज का दो टाइप का मोशन होगा। चार्ज का दो टाइप का मोशन होगा। एक होगा बच्चों यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा बच्चों? यूनिफॉर्म मोशन, या फिर इसी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट वेलोसिटी मोशंस। और दूसरा हमारा होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होगा बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है बच्चों? हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशंस का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा बच्चों, तो एक्सेलरेशन, त्वरण, एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा? जीरो होगा। आपको हमने क्लास 11 के काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। चूंकि एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है तो एक्सेलरेशन तो जीरो होगा। ओके, तो हमें चार्ज का मोशन, यूनिफॉर्म मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस। तो यूनिफॉर्म मोशंस कैसा मोशन होता है? जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट हो और जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसा मोशन हो? जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, मतलब जब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा तो कैसा होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा बच्चों? वेरिएबल, यानी उसका वेलोसिटी, चार्ज का वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लगातार बदलते रहेगा, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट ना होकर वेलोसिटी वेरिएबल होगा। और जब वेलोसिटी वेरिएबल होंगे तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन है चार्ज का, और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है चार्ज का। अब सवाल ये उठता है स्टूडेंट कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम मोशन वाले चार्ज की स्टडी करेंगे, यानी स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी गतिशील आवेश की स्टडी करेंगे। जो चार्ज मोशन में होगा उसकी स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर करते हैं। पर अब यहां सवाल उठता है ये कि हम यहां जो चार्ज का मोशन स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, वो किस टाइप का मोशन होगा? चार्ज का यूनिफॉर्म मोशन होगा या चार्ज का नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा? तो दोनों मिक्स होंगे, दोनों मिक्स होंगे, लेकिन ज्यादातर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगा, यूनिफॉर्म मोशन से उसका वेलोसिटी होगा। वैसे ही मोशन वाले चार्जेस हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ज्यादा पढ़ने को है। हालांकि ये भी पढ़ना है, कुछ चैप्टर्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ चैप्टर्स में चार्ज का यूनिफॉर्मली मोशंस, नॉन यूनिफॉर्मली मोशंस की स्टडी करनी है,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ चैप्टर्स में, स्टार्टिंग वाला चैप्टर्स में यूनिफॉर्म मोशंस की बात करेंगे, चार्ज के यूनिफॉर्म मोशंस की बात करेंगे। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ये दोनों टाइप के मोशन चार्ज में दिखाई देंगे। किस चैप्टर के अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग यूनिफॉर्मली मोशन चार्ज की स्टडी भी करेंगे और नॉन यूनिफॉर्मली मोशन चार्ज की स्टडी भी करेंगे। यानी दोनों टाइप का मोशन होगा चार्ज के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर स्टडी करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो इसको रफ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? रफ कर रहे हैं। चलो, तो हमने इतना तो समझ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच हैव टू स्टडीड अबाउट चार्ज इन मोशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या डिफरेंस है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर बेसिकली जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि चार्ज की स्टडी जब रेस्ट के रूप में करते हैं, जब चार्ज रेस्ट में हो तो उसकी स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर की जाती है, और जब चार्ज मोशन में हो, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में हो चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, उसका स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा ब्रांच है ये काफी बड़ा ब्रांच है स्टूडेंट, और कंटिन्यूसली इसमें 4 से 5 मंथ्स लग जाते हैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच को पढ़ाने में। अगर ढंग से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच को पढ़ाया जाए तो कम से कम 5 to 6 मंथ्स लगते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ब्रांच को पढ़ाने में। क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि बहुत बड़ा ब्रांचेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी बड़ा ब्रांचेज है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर हमें कौन कौन सा चैप्टर स्टडी करना है। तो चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर हमें क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर स्टडी करना है वो हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या है बच्चों? करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी पहला जो चैप्टर है स्टूडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, वो हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा। सेकेंड चैप्टर जो है स्टूडेंट वो हमारा है सिंपल सर्किट। क्या है बच्चों? सिंपल सर्किट, सरल परिपथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? सरल परिपथ। ओके, थर्ड यूनिट इसके अंदर जो हमारा है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट हमारा थर्ड है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारा बोर्ड, बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या है? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा थर्ड यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है स्टूडेंट, बड़ा यूनिट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, मैग्नेटिक इफेक्ट कर दो तो ज्यादा अच्छा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, चौथा यूनिट जो हमारा पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर वो हमारा है मैग्नेटिज्म। क्या पढ़ना है बच्चों? मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व पढ़ना है। क्या बच्चों? चुंबकत्व पढ़ना है। ओके, पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा चैप्टर सिंपल सर्किट। कई बुक के अंदर दोनों चैप्टर
कंबाइन करके देता है, कई बुक के अंदर दोनों चैप्टर को अलग अलग करके देता है। एबीसी अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दोनों चैप्टर अलग अलग करके दिया है। कई बुक जैसे एनसीईआरटी वगैरह आप देखोगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और सिंपल सर्किट दोनों को एक ही चैप्टर में कंबाइन करके दिया है, हम लोग अलग से देखेंगे। ओके चलो, पांचवा जो चैप्टर है बच्चों, तीसरा चैप्टर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चौथा जो चैप्टर है वो मैग्नेटिज्म है। पांचवा चैप्टर क्या है? चलो, बोर्ड पे स्पेस उधर नहीं है इसलिए हम लोग नीचे से दिखा रहे हैं, आप ऐसे करके दिखाना। ओके चलो, पांचवा जो चैप्टर है बच्चों वो हमारा है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके बच्चों, पहला जो हमारा चैप्टर है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा चैप्टर सिंपल सर्किट, तीसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा पर चुंबकीय प्रभाव, चौथा चैप्टर मैग्नेटिज्म, पांचवा चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। शॉर्ट में इसको ईएमआई भी बोलते हैं, ईएमआई के नाम से ये फेमस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम लोग इंडक्शंस को डिटेल से स्टडी करेंगे कि इंडक्शंस क्या होता है। अभी तक हम लोग कैपेसिटर्स के अंदर इंडक्शंस वर्ड हमने यूज किया था। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इंडक्शन को बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और इसके अंदर जो हमारा लास्ट यूनिट है 6 यूनिट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, और दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है बच्चों? ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसको आप लोग एसी करंट के नाम से भी जानते हो। किसके नाम से जानते हो? एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट, हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। तो इस पर एक पूरा का पूरा चैप्टर ही है हमारा, डिटेल में पढ़ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के सबसे लास्ट में। बस इतना ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ना है। 6 चैप्टर, टोटल 6 चैप्टर है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ब्रांच के अंदर क्लास 12th में स्टडी करना। इसके अंदर 6 चैप्टर हमें स्टडी करना है डिटेल से। इसीलिए हमने बोला कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारा ब्रांच है वो बहुत बड़ा ब्रांच है, और इसको पढ़ने में कम से कम 5 to 6 मंथ लग जाते हैं। कंप्लीट ये 6 चैप्टर में कम से कम 5 मंथ्स लगेंगे। बात समझ में आया? इतना बड़ा ये ब्रांच है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी बड़ा ब्रांच है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर तो 4 चैप्टर था, इसके अंदर 6 चैप्टर है, और 6 चैप्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आसान सा चैप्टर है लेकिन लेंदी है। न्यूमेरिकल भी इसके अंदर बहुत सारा आएंगे, आपको मिलेंगे, बहुत सारा फॉर्मूला भी मिलेगा, बहुत सारा डेरिवेशंस भी मिलेंगे। तो बहुत बेहतरीन चैप्टर होने वाला है, डरना नहीं है इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। ओके बच्चों, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, हर व्यू से, हर दृष्टिकोण से ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर 6 मजेदार चैप्टर हमें पढ़ना है। अब देखो, कुछ चैप्टर आपको 10th क्लासेस में भी आपने बेसिक पढ़ा है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी 10th क्लास के फिजिक्स में आपने पढ़ा है। थोड़ा बेसिक नॉलेज तो है ही आपके पास, चूंकि आपने 10th क्लासेस में पढ़ा है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका पढ़ा हुआ है। इस चैप्टर के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ चीजें रिपीट होगा। ओके, तो अच्छा लगेगा पढ़ने में। सिंपल सर्किट आपके लिए नया होगा, इसके अंदर बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको नया मिलेगा। अब आ जाओ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चैप्टर भी क्लास 10th के फिजिक्स में पढ़ना था, थोड़ा बेसिक। तो बेसिक हमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी बेसिक पता है हमें। मैग्नेटिज्म का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज हमें क्लास 10th में मिल जाता है। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नॉलेज आपको फर्स्ट टाइम 12th में ही मिलता है डिटेल से, और ऑल्टरनेटिंग करंट का डेफिनेशंस आपको क्लास 10th में बताया गया होगा। वो डेफिनेशन आज एक चैप्टर बन गया। ओके बच्चों, तो चलो फटाफट इसको आप लोग चार्ट बना लो
और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे पहला चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो, आज इस लेक्चर्स में हमारा आज से सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चों, चलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आज हमारा सबसे पहला चैप्टर यूनिट नंबर 1 दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो रहा है। ओके बच्चों, तो फटाफट हेडिंग डाल लें। सर क्या हेडिंग डालें? अभी हम बता रहे हैं क्या हेडिंग डालना है, आप भी वही हेडिंग डालोगे। ठीक है, चलो ओके बच्चों, तो ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या क्या पढ़ना था वो हमने अभी तक डिस्कशन किया, तो मालूम चल गया कि हमें 6 चैप्टर पढ़ना है। तो आज इस लेक्चर्स के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सबसे फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का यूनिट फर्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी हिंदी में इस चैप्टर का नाम बुक के अंदर जो मिलेगा वो मिलेगा धारा प्रवाह। क्या मिलेगा बच्चों? धारा प्रवाह। धारा प्रवाह या विद्युत धारा, जो भी लिखना है, विद्युत धारा। ओके बच्चों, तो फटाफट आप अपने नोटबुक को खोलो और उसके अंदर यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यूनिट नंबर 1 करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, फटाफट हेडिंग डाल लो। ओके चल, आई होप आपने हेडिंग डाल लिया होगा। कॉपी को बंद कर लो और अभी से हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा। ओके बच्चों, चलो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, चलो अब करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा लेंदी चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर काफी कुछ आपको पढ़ा हुआ मिलेगा 10th के अंदर। वो अलग बात है आप भूल गए होगे, मेमोराइज नहीं होगा, रिवीजन उतने 2 साल हो गए होंगे, ऑलमोस्ट 1.5 साल, तो आपका रिवीजन नहीं होगा, आप भूल भी गए होंगे, कई स्टूडेंट को याद भी होगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है ना स्टूडेंट, वो आसान चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकली भी ये चैप्टर है। कुछ इसके अंदर नए नए डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, बहुत कुछ पुरानी यादों को हम यहाँ पर ताज़ा करेंगे जो हमने क्लास 10th के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में पढ़ा था। ओके बच्चों, तो लेट्स टॉक अबाउट द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर सबसे पहला हमारा बात होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हिंदी में प्यार से बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत धारा। तो ये चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के डेफिनेशन से स्टार्ट होता है बच्चों, और ये डेफिनेशंस आपको 10th क्लासेस में पढ़ाया गया होगा। देखो एक चीज कई लोग नोटिस किए होंगे कि सर चैप्टर का नाम आपने लिखा करंट इलेक्ट्रिसिटी और यहां आप इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा रहे हो। अरे भैया, एक बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है, उसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करेंगे। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में एक बेसिक सा डिफरेंस क्या है जो कई स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है और कईयों टीचर को भी नहीं मालूम होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी हमारा चैप्टर का नाम है और इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो हम स्टडी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ नेम ऑफ चैप्टर। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हो, मेजरेबल क्वांटिटी की बात कर रहे हो,
तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा। ये क्लास 11 में भी हमने बताया था यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, it is only a name of chapter, but electric current is a physical quantity and that we have to measure in ampere। I hope आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम जो डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर, जो हम स्टडी करने वाले हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी होगी, ना कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं। फिजिकल क्वांटिटी क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी बस चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, और इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो फटाफट हेडिंग डाल लो इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन से स्टार्ट होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर। तो याद करो आपको 10th क्लासेस में क्या डेफिनेशन पढ़ाया गया था इलेक्ट्रिक करंट का? सर क्या जो वो डेफिनेशन हमने 10th में पढ़ाया था वो 12th में भी वैलिड होगा? ऑफ कोर्स वैलिड होगा। वही डेफिनेशन हम 12th में भी पढ़ते हैं करंट का। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहा जाता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये डेफिनेशन तो आपका रटा हुआ है, वही डेफिनेशन क्लास 12th में भी होगा। ओके बच्चों, तो डेफिनेशन क्या है इसका? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के बारे में तो डिटेल से हमने पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, चार्ज के बारे में पढ़ा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, वही चार्ज की बात हो रही है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। आप पर यूनिट टाइम वर्ड लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि रेट की बात आ गई यानी समय की बात आ गई। आप पर यूनिट टाइम जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो, क्योंकि हमने रेट की बात कर दी ना, तो ऑटोमेटिकली पर यूनिट टाइम आ गया। तो आप इस वर्ड को जोड़ भी सकते हो या बस इतना ही लिख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, या आप ये वाला वर्ड भी जोड़ दो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। It is denoted by चाहे कैपिटल आई से कर लो चाहे स्मॉल आई से कर लो, आपकी मर्जी है। आप कैपिटल आई से भी कर सकते हो या स्मॉल आई से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कई बार कैपिटल आई से कर देंगे, कई बार स्मॉल आई से कर देंगे। ओके बच्चों, तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई और स्मॉल आई, कुछ से भी कर सकते हो। ओके, चलो हिंदी में भी देख लेते हैं इसका डेफिनेशंस। ओके, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाता है। इसे कैपिटल आई या स्मॉल आई द्वारा सूचित किया जाता है। बिल्कुल वही डेफिनेशन है बच्चों जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था, वही डेफिनेशन यहां भी कैरी फॉरवर्ड हो गया क्लास 12th के अंदर। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन बदलता नहीं है। आपने जो 10th के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन पढ़ा, वही डेफिनेशन हमारा 12th क्लासेस के अंदर भी होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। अब यहां प्रश्न ये उठता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ा है, चार्ज दो टाइप के होते हैं। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा निगेटिव चार्ज। जनरली पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन को बोला जाता है
और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो सर यहां जो आपने डेफिनेशन लिखा है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर जो चार्ज लिखे हो वो कौन सा चार्ज होगा, वो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे? तो याद होगा आपको 10th क्लासेस में आपके टीचर पढ़ाए होंगे कि करंट का जो उत्पादन होता है, करंट का जो फ्लो होता है ना, करंट जो बनते हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से बनते हैं, ना कि प्रोटॉन के फ्लो से। आप हमेशा ये बात याद रखना कि करंट का जो फ्लो होता है या करंट का जो डेवलपमेंट होता है या करंट का जो फॉर्मेशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण से होता है, प्रोटॉन के फ्लो के कारण से नहीं। तो इस डेफिनेशंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चार्ज के जगह द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। प्रोटॉन के फ्लो के कारण से कभी भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं होते हैं। यह आपको 10th क्लासेस में भी बताया गया होगा। तो चाहो तो आप इस डेफिनेशंस को ऐसे भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ, चार्ज की जगह आप इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, प्रोटॉन के फ्लो से कभी करंट जनरेट नहीं होगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करेंगे, प्रोटॉन के फ्लो की बात नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम ऑलमोस्ट जगह पर इलेक्ट्रॉन के फ्लो की बात करते हैं, प्रोटॉन के फ्लो की बात नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमारा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ना कि प्रोटॉन के फ्लो से। तो आप इस डेफिनेशंस को ऐसे भी लिख सकते हो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम is called as electric current, is called as electric current। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी मर्जी है, आप दोनों डेफिनेशन लिखना चाहते हो दोनों लिख लो, नहीं तो आप एक डेफिनेशन लिखना चाहते हो एक डेफिनेशन लिख लो, दोनों लिख सकते हो दोनों लिख लो। ओके बच्चों, चार्ज में कौन से चार्ज के फ्लो से करंट जनरेट होता है? तो चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण से करंट जनरेट होता है, ना कि प्रोटॉन के फ्लो से। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, या द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बच्चों, चलो डेफिनेशंस आप पूरा बोर्ड वाला उतार लो। ओके चलो अब इसके फॉर्मूला की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या है। चल तो फॉर्मूला की बात करें, आई बराबर इलेक्ट्रिक करंट, आई बराबर, आई मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या डेफिनेशन था? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम, चार्ज फ्लोन डिवाइडेड बाई टाइम हमारा किसके बराबर हो गया? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। चार्ज फ्लोन क्या है? इसको कैपिटल क्यू मान लिए और टाइम को स्मॉल टी मान लिए, तो हमारा करंट का फॉर्मूला क्या आ गया? आई बराबर क्यू बटा टी। चाहे आप क्यू को कैपिटल क्यू ले लो चार्ज को, या स्मॉल क्यू ले लो, आपकी मर्जी है। कभी हम कैपिटल क्यू से भी चार्ज को दिखाएंगे, कभी स्मॉल क्यू से भी चार्ज को दिखाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल क्यू से भी चार्ज को दिखा सकते हो। ओके, तो आई बराबर क्यू बटा टी, यानी चार्ज बटा टाइम, यानी आवेश प्रवाह जो हो रहा है वो, और बटा समय। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? तो हमारा फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये फॉर्मूला आपने 10th क्लासेस के अंदर भी देखा है। तो ये फॉर्मूला आया कहां से? करंट के डेफिनेशन से आया।
करंट का क्या डेफिनेशन है? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, तो पर यूनिट टाइम, तो ऊपर चार्ज आ गया जो फ्लो हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम पर यूनिट टाइम, तो आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक करंट आई बराबर क्यू बटा टी। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। यानी जब भी हमें इस चैप्टर में करंट के फॉर्मूला की जरूरत होगी, हम वहां पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। और इस फॉर्मूला पर कभी कभी हमारे बोर्ड के अंदर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ देते हैं। ओके बच्चों, थोड़ा सा बात हम इसके आगे कर लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आई, तो आई बराबर क्यू बटा टी। क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलॉम। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलॉम। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का जो हमारा यूनिट आ गया एसआई यूनिट, वो क्या आ गया बच्चों? कूलॉम पर सेकेंड। क्या आ गया बच्चों? कूलॉम सी पर सेकेंड, कूलॉम पर सेकेंड। सर हम तो एम्पियर पढ़े हैं। तो भाई एक कूलॉम पर सेकेंड को ही एक एम्पियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? एक कूलॉम पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इज इक्वल टू 1 एम्पियर। यानी इसका सेकेंड जो यूनिट हो गया, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला यूनिट है, वो हमारा एम्पियर ही है। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट आई बराबर क्या? एम्पियर। और एम्पियर को सिंबॉलिकली कैपिटल ए से दिखाएंगे। कैपिटल ए मतलब एम्पियर। आपको याद होगा यूनिट एंड डायमेंशंस में आपको पढ़ाए थे 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उसमें से एम्पियर भी हमारा 7 फंडामेंटल यूनिट्स में से एक है। पढ़ाए थे ना फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो यूनिट होते हैं, डिराइव्ड फिजिकल यूनिट वो यूनिट होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट्स में एक फंडामेंटल यूनिट्स हमारा एम्पियर भी था। तो जो सबसे ज्यादा करंट का यूनिट इस्तेमाल होने वाला है इस चैप्टर में, वो हमारा एम्पियर इस्तेमाल होने वाला है। पर कूलम पर सेकंड भी हमारा करंट का यूनिट है। कैसे? चार्ज का कूलम, टाइम का सेकंड, तो जो हमारा करंट का यूनिट बना वो क्या बन गया? कूलम पर सेकंड। अब यही कूलम पर सेकंड, चूंकि एक कूलम पर सेकंड हमारा 1 एम्पियर के बराबर होता है, एक कूलम पर सेकंड हमारा 1 एम्पियर के बराबर हो गया। तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला करंट का यूनिट है, वो हमारा क्या है बच्चों? एम्पियर। अब कभी कभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स में 1 एम्पियर का डेफिनेशन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है बच्चों? 1 एम्पियर का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का डेफिनेशन कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो सुनना 1 एम्पियर का डेफिनेशन। देखो 1 एम्पियर, कैपिटल ए मतलब एम्पियर, तो 1 एम्पियर बराबर क्या है? 1 कूलॉम पर सेकेंड, 1 कूलॉम पर सेकेंड। यहीं से डेफिनेशन बना। अब सुनना 1 एम्पियर का डेफिनेशन, पहले हिंदी में। यदि किसी चालक से 1 सेकंड में, यदि किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास हो, तो उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहा जाता है, उसे 1 एम्पियर विद्युत धारा कहा जाता है। फिर से सुनना, यदि किसी चालक से प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड, यदि किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलम आवेश प्रवाह होता है, तो उससे जो विद्युत धारा
प्राप्त होता है वो विद्युत धारा 1 एम्पियर के बराबर होता है। यही हमारा डेफिनेशन है। ओके बच्चों, व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लो पर सेकेंड थ्रू एनी कंडक्टर, that amount of current is called as 1 ampere. That amount of current is called as 1 ampere. तो 1 ampere का डेफिनेशन आई होप समझ में आ गया होगा। नीचे दिखेगा नहीं, इसलिए हम इधर रफ करके डेफिनेशन 1 एम्पियर का लिख देते हैं। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो बोर्ड के ऊपर सारा लिखो। ओके चल, तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो गया बच्चों, इधर लिख देते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, एक एम्पियर बराबर क्या था, तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड। ओके, तो डेफिनेशन क्या बन गया, व्हेन 1 कूलम चार्ज is flown through any conductor per second, that amount of current is called as 1 ampere. That amount of current is called as 1 ampere. 1 ampere. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो हिंदी में भी डेफिनेशंस लिख देते हैं। जब किसी चालक से प्रति सेकंड 1 कूलॉम आवेश प्रवाह हो तो उससे प्राप्त विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाता है। 1 एम्पियर कहलाता है। यही हमारा डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का हिंदी में, और ये हमारा डेफिनेशन हो गया 1 एम्पियर का इंग्लिश में। आई होप आपको यूनिट समझ में आ गया। पहला यूनिट क्या है, चार्ज पर सेकेंड यानी कूलम पर सेकेंड। दूसरा जो मेन यूनिट है वो हमारा क्या है, एम्पियर। जो सबसे ज्यादा करंट का यूनिट इस्तेमाल होगा वो एम्पियर इस्तेमाल होगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या हो गया, तो व्हेन 1 कूलम चार्ज इज फ्लोन through any conductor per second, that amount of current is called as 1 ampere. Okay बच्चों, then pause the video and note it down. ओके बच्चों, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलो इसको रफ कर रहे हैं हम लोग। चलो, तो हमने इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देख लिया, I बराबर Q बटा टी। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट देख लिया, 2 एस यूनिट होता है, एक कूलम पर सेकंड होता है और दूसरा एम्पियर होता है। सबसे ज्यादा हालांकि एम्पियर यूज होता है। फिर हमने 1 एम्पियर का डेफिनेशन देख लिया, बाबा सब कुछ देख लिया। ठीक है, अब आगे बात हमें करना है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। कई स्टूडेंट के मन में यह प्रश्न उठता है कि करंट वेक्टर क्वांटिटी है, कई लोगों को लगता है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है। ओके, चलो देखते हैं कि करंट कैसा क्वांटिटी होता है रियलिटी में। ओके, तो देखो करंट ना ही वेक्टर क्वांटिटी होता है ना ही स्केलर क्वांटिटी होता है। रियलिटी में करंट टेंसर क्वांटिटी है, टेंसर। बट टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं होने के कारण से करंट को स्केलर क्वांटिटी के अंदर रख दिया है, पर रियलिटी में स्केलर क्वांटिटी नहीं होता है करंट।
रियलिटी में करंट हमारा टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर क्यों टेंसर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, पहले इस पर भी बात कर लेते हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और करंट के पास डायरेक्शन भी होता है। क्या अजीब बात है सर, जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, यानी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, तो वो तो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है ना। तो करंट के पास भी मैग्नीट्यूड है, करंट के पास भी डायरेक्शन है, तो फिर ये वेक्टर क्यों नहीं है? तो आप भूल गए कि वेक्टर कहलाने के लिए केवल यही दोनों का होना जरूरी नहीं है, ये तीसरे कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करना अति आवश्यक होता है वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए। केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर हो जाए कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये काफी नहीं है। इसके अलावा और क्या होना चाहिए? इसके अलावा उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करना चाहिए। हमने क्लास 11 में पढ़ाया है कि वेक्टर केवल और केवल तभी कहलाएंगे जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के साथ साथ वो वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो कर रहा होगा, वेक्टर एडिशन लॉ का भी पालन कर रहा होगा, तब जाकर वो हमारा क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ यानी करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास सर मैग्नीट्यूड भी है, सर डायरेक्शंस भी है, तो फिर वेक्टर बोल दो ना। नहीं बोल सकते ना वेक्टर, क्योंकि वेक्टर बोलने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शंस के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ का भी पालन करना चाहिए। बट करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शंस भी है, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ। अब ये वेक्टर एडिशन लॉ क्या है वो हमने क्लास 11 के वेक्टर वाले चैप्टर्स में पढ़ाया था। फिजिक्स के अंदर मैथमेटिकल टूल्स में हमारा वेक्टर पढ़ना था, उसके अंदर डिटेल से हमने पढ़ा था। वेक्टर एडिशन लॉ 3 टाइप का होता है, पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लॉ, ट्राइंगुलर वेक्टर एडिशन लॉ और क्या, पॉलीगन वेक्टर एडिशन लॉ। तो कोई भी लॉ का ये पालन नहीं करता है। तीनों में से कोई भी टाइप के ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है, इसके कारण से ये वेक्टर नहीं है। देन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। चूंकि वेक्टर क्वांटिटी कहलाने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस के साथ साथ वेक्टर एडिशन लॉ का पालन भी करना चाहिए, लेकिन यहां तो करंट वेक्टर एडिशन लॉ का पालन ही नहीं कर रहा है। दे डू नॉट फॉलो या दे डू नॉट ओबे कर लो, ओबे मतलब पालन करना। दे डू नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ, देन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, जिसके पास डायरेक्शंस भी हो, बट अगर वो वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करते हैं तो वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा टेंसर कहलाता है। तो करंट रियलिटी में कैसा फिजिकल क्वांटिटी है? तो करंट इज ए टेंसर क्वांटिटी। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। और इसके बारे में हमने वेक्टर वाले चैप्टर क्लास 11 में पढ़ाया था, टेंसर। तो करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी। टेंसर को हिंदी में प्रदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रदिश राशि।
तो रियलिटी में करंट ना ही वेक्टर है ना ही स्केलर है, रियलिटी में टेंसर क्वांटिटी है। और टेंसर क्वांटिटी का डेफिनेशन क्या होता है, हमने बताया था, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर एडिशन लॉ का पालन ना करता हो, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को टेंसर कहा जाता है। करंट भी उनमें से एक है। करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास डायरेक्शन है, और ये दोनों को देखने के बाद कई लोग के मन में प्रश्न उठता है तो ये वेक्टर होना चाहिए, पर ये गलत है। केवल ये दोनों देखकर आप जज नहीं कर लो कि करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। करंट अगर वेक्टर एडिशन लॉ का पालन कर लेता और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, तब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाता। पर वेक्टर एडिशन लॉ पालन ना करने के वजह से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते हुए भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो फिर ये कैसा क्वांटिटी है बच्चों, तो फिर रियलिटी में टेंसर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी। बट टेंसर क्वांटिटी दूर दूर तक नहीं पढ़ना है। क्लास 12th स्टैंडर्ड पर टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। ग्रेजुएशन में अगर आप फिजिक्स ऑनर्स लेते हो वहां पर टेंसर क्वांटिटी पढ़ना है डिटेल से, या फिर जब आप इंजीनियरिंग करोगे वहां पर डिटेल से पढ़ना है आपको टेंसर क्वांटिटी के बारे में। तो टेंसर ऐसे में, टेंसर अगर हमारे सिलेबस में नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे इसको, करंट फिर क्या होगा। तो रियलिटी में तो टेंसर क्वांटिटी है, पर सिलेबस में नहीं है हमारे टेंसर क्वांटिटी, तो हमारा करंट को यहां क्या माना जाएगा, तो करंट इज बिहेव्स लाइक, करंट इज बिहेव्स लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी चूंकि टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं रहने के कारण से करंट को यहां हम स्केलर मानकर चलेंगे। ये बस मानना होगा, रियलिटी में तो टेंसर ही है, पर यहां हम क्या मानकर चलेंगे, तो करंट को स्केलर क्वांटिटी मानकर चलेंगे। स्केलर को हिंदी में अदिश राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अदिश राशि। वेक्टर नहीं मानेंगे, वेक्टर तभी मानेंगे जब वो वेक्टर एडिशन लॉ का पालन करेगा, और जो वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करेगा या तो वो टेंसर होगा या तो फिर स्केलर होगा। तो टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो करंट को हम क्या एज्यूम करके चलेंगे इस चैप्टर में, तो करंट को हम स्केलर क्वांटिटी एज्यूम करके चलेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में अगर करंट का पूछ दे, करंट कैसा क्वांटिटी है, 4 ऑप्शन में अगर एक भी जगह पर टेंसर दिखाई दिया तो आप टेंसर को टिक कर दोगे, और अगर टेंसर नहीं दिखाई दिया तो फिर स्केलर को टिक करोगे। अगर टेंसर है ऑप्शन में, सुनना बात को, अगर ऑप्शन में टेंसर है तो टेंसर आंसर कर देना, और अगर टेंसर नहीं है तो फिर स्केलर हमारा आंसर होगा। चूंकि 12th स्टैंडर्ड में टेंसर नहीं है, इसलिए जब भी देगा ऑप्शन में तो वह स्केलर देगा, इसलिए नो डाउट वो स्केलर क्वांटिटी है। ओके बच्चों, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो, इस चीज को समझ गए होंगे कि रियलिटी में जो हमारा करंट होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होने के बावजूद भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ का पालन नहीं करता है। तो रियलिटी में टेंसर क्वांटिटी है, बट टेंसर क्वांटिटी सिलेबस में ना होने की वजह से करंट को हम लोग कैसे एज्यूम कर लेंगे, स्केलर क्वांटिटी में। कैसे, स्केलर क्वांटिटी, यानी इस पूरे चैप्टर में करंट को स्केलर मानकर पढ़ेंगे। क्या मानकर पढ़ेंगे, स्केलर मानकर पढ़ेंगे, इसीलिए ये चैप्टर आसान हो जाता है। अगर करंट को वेक्टर एज्यूम करके पढ़ा जाता तो ये चैप्टर मुश्किल हो जाता, पर करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शंस की बात ही नहीं करेंगे हम यहां पर। डायरेक्ट जोड़ेंगे, डायरेक्ट घटाएंगे, चूंकि स्केलर डायरेक्ट जोड़ते हैं, डायरेक्ट घटते हैं। ओके बच्चों, चलो अब इस चीज को फील करते हैं एक एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से फील करते हैं इस चीज को। देखो, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लेते हैं कि एक वायर है जिसमें
5 एम्पियर का करंट आ रहा है और एक दूसरा वायर इसमें जुड़ा है और इस वायर में मान लेते हैं कि कुछ भी मान लो 3 एम्पियर का करंट आ रहा है। कितने एम्पियर का करंट आ रहा है? 3 एम्पियर का। और यहां से एक तीसरा वायर निकला है और मान लेते हैं ये दोनों वायर 60 डिग्री के एंगल पर है। कितने डिग्री के एंगल पर है? 60 डिग्री के एंगल पर है। तो अगर ये वेक्टर होता तो वेक्टर एडिशन लॉ वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता। तो फाइनल करंट क्या हो जाता? अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस क्या होता था? रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था? ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, cos 60 डिग्री। ओके, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो जाता? आई बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस cos 60 का वैल्यू इधर क्या है देखो तो 2 गुना 5 गुना 3 गुना cos 60 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया तो यहां क्या हो गया? 25 प्लस 9 प्लस 5 या 15, तो ये क्या हो गया? 15 25 15 40 और 9 49 बोले तो 7 एम्पियर। ये गलत हो जाता। ये कब सही होगा? जब ये वेक्टर क्वांटिटी होता, करंट वेक्टर क्वांटिटी होता तो फिर ये कैसे जुड़ता? तो ये जुड़ता ये वाला फॉर्मूला से जो हमने क्लास 11 में पढ़ा है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू cos थीटा। ये इससे जुड़ता और इससे जुड़कर आंसर कितना आता? ये दोनों जोड़ते तो इससे जुड़कर कितना आता? 7 एम्पियर। ये कब होता है ऐसा? जब करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता। पर करंट कैसा क्वांटिटी है बच्चों? करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। रियलिटी में तो टेंसर क्वांटिटी है, बट हम इसको इस चैप्टर के अंदर टेंसर को स्केलर मानकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर क्वांटिटी में टोटल करंट तो डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो डायरेक्ट जुड़कर कितना आ जाएगा? आई बराबर बताओ 5 और 3 8 एम्पियर। ये सही आंसर हो गया। दिस इज अ राइट आंसर एंड दिस इज अ रॉन्ग आंसर। ये डायरेक्ट जुड़ेंगे 5 और 3 8 एम्पियर। इससे 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, 3 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इस वायर से 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। इस वायर से 8 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चूंकि यह स्केलर क्वांटिटी है, करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप एंगल कुछ भी रख लो। हाँ, वेक्टर क्वांटिटी होता तो एंगल पर डिपेंड करता। किस पर डिपेंड करता? एंगल पर डिपेंड करता। 60 डिग्री पे होता तो अलग आंसर आता, 30 डिग्री पर होता अलग आंसर आता, 90 डिग्री पर होता अलग आंसर होता। कब? जब करंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता। बट करंट रियलिटी में टेंसर क्वांटिटी है, बट हम यहां पर इसको मानकर क्या चल रहे हैं? स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज टेंसर इज नॉट इन आवर सिलेबस। ओके, तो स्केलर जैसा डायरेक्ट जुड़ जाएगा। 5 एम्पियर और इधर से 3 एम्पियर, तो इससे कितना एम्पियर? 8 एम्पियर टोटल। तो एंगल कुछ भी कर लो, आप 60 की जगह 30 रख लो तो भी आंसर 8 एम्पियर, 30 की जगह 90 कर लो तो भी आंसर 8 एम्पियर। बट अगर ये वेक्टर होता तो फिर एंगल चेंज होने पर हमारा आंसर भी चेंज होता। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से सारा चीज समझ में आ गया होगा आपको। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब यही चीज सपोज एक और एग्जांपल से फील करवा रहे हैं। एक वायर ए है, एक वायर बी है। इसमें आ रहा है 5 एम्पियर का करंट और इससे आ रहा है 3 एम्पियर का करंट, और एक वायर इधर निकला। बताओ कितना एम्पियर का करंट टोटल इससे फ्लो होगा? 8 एम्पियर। और ये एंगल दिया था 90 डिग्री। अब कोई फर्क थोड़े पड़ता है यार, 90 दो या 900 डिग्री एंगल दे दो, जब एंगल पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है करंट, और स्केलर जैसा जुड़ रहा है डायरेक्ट। 5 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर बराबर 8 एम्पियर आंसर। तो एंगल कुछ भी कर दो ना,
कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, 8 एम्पियर का 8 एम्पियर ही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं हम। मान लेते हैं 3 वायर है, इसमें सपोज 8 एम्पियर का करंट आ रहा है और मान लेते हैं कि इसमें से 6 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो या ऐसे कर लो 12 एम्पियर। तो बताओ इस वायर से कितना करंट जा रहा होगा? तो 4 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तभी तो 8 और 4 मिलकर क्या हो गया 12 एम्पियर। तो आप निकाल सकते हो, ये दोनों करंट देकर इसमें करंट पूछ दे तो भाई 8 एम्पियर से 12 एम्पियर निकलेगा, मतलब इससे 4 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, तब 8 एम्पियर और 4 एम्पियर जोड़कर कितना हो गया 12 एम्पियर। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि करंट हमारा एक्चुअल में टेंसर क्वांटिटी है, बट हम 12th में इसको स्केलर मानकर पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में हमारा टेंसर क्वांटिटी सिलेबस में नहीं है। ओके बच्चों, तो यहां पर एक चीज हम लिखना चाहते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बाय अ स्केलर। ओके, यानी इलेक्ट्रिक करंट का एडिशन हम कैसे करेंगे? स्केलर जैसे करेंगे, यानी डायरेक्ट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? डायरेक्ट जोड़ देंगे, जो जैसे अभी हमने एग्जांपल करवाया। ओके बच्चों, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। इस चीज को आप नोट कर लो। ओके बच्चों, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो हम रफ कर रहे हैं इसको। चलो ओके, तो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कूलम पर सेकेंड और दूसरा एम्पियर। एम्पियर सबसे ज्यादा यूज होगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी है? तो रियलिटी में ये ना ही वेक्टर क्वांटिटी है और ना ही स्केलर क्वांटिटी है। रियलिटी में, वास्तविकता में ये टेंसर क्वांटिटी है, पर सिलेबस में नहीं होने के कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को क्या मानकर पढ़ेंगे? स्केलर क्वांटिटी मानकर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब स्केलर क्वांटिटी है तो इनका एडिशन डायरेक्ट हो जाएगा, वेक्टर एडिशन जैसा नहीं होगा। वेक्टर एडिशन जैसा नहीं होगा, एक एग्जांपल में हमने समझाया था। ओके बच्चों, चलो अब इसके आगे थोड़ा सा 10 मिनट और हम बात कर लेते हैं इस लेक्चर्स के अंदर। ओके, इसके आगे हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट के भी टाइप्स होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट के भी टाइप्स होते हैं। तो अगर हमें हेडिंग यहां पर डालना चाहें तो आप डाल सकते हो क्या? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा के प्रकार। ओके, अब देखो हेडिंग डाल लेना आप लोग, वीडियो पॉज करके देखो। याद होगा क्लास 11th में हमने फिजिक्स में काइनेमेटिक्स पढ़ाया था, मैकेनिक्स के अंदर। उसके अंदर याद होगा वेलोसिटी 2 टाइप के थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। एक्सेलरेशन भी 2 टाइप का था, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टैन्टेनियस एक्सेलरेशन। स्पीड भी हमारा 2 टाइप का था, एवरेज स्पीड, इंस्टैन्टेनियस स्पीड। तो एवरेज और इंस्टैन्टेनियस वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। ओके, ठीक उसी प्रकार से जैसे वेलोसिटी 2 टाइप के होते हैं, जैसे स्पीड 2 टाइप के होते हैं, जैसे एक्सेलरेशन 2 टाइप के होते हैं, वैसे ही बच्चों करंट भी 2 टाइप का होता है।
फर्स्ट इज एवरेज करंट, फर्स्ट इज एवरेज करंट, जिसको हिंदी में औसत, औसत क्या बोलेंगे, धारा या विद्युत धारा, जो भी बोलना चाहो, एवरेज करंट यानी औसत विद्युत धारा। और दूसरा इंस्टैंटेनियस, इंस्टैंटेनियस करंट, जिसको हिंदी में प्यार से बोलते हैं तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। याद होगा इसका कॉन्सेप्ट तो हमने मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स में पढ़ रखा है। एवरेज वेलोसिटी, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड, बहुत डिटेल से पढ़ रखा है। ठीक उसी प्रकार से करंट भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एवरेज करंट और इंस्टैंटेनियस करंट। एवरेज करंट और इंस्टैंटेनियस करंट, औसत विद्युत धारा और तात्क्षणिक विद्युत धारा। अब याद होगा एवरेज, याद होगा एवरेज वेलोसिटी कब होता था, बहुत बड़े टाइम इंटरवल के लिए जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कहलाता है। याद करो, यही तो हमने बताया था ना कि जब बहुत बड़े टाइम इंटरवल पे अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, क्योंकि वेलोसिटी के भी फॉर्मूला में क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो अगर हम बड़े टाइम इंटरवल पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं तो हमेशा एवरेज वेलोसिटी आता है। और जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, इंस्टैंटेनियस टाइम के लिए, किसी पर्टिकुलर एक सेकंड पर, किसी पर्टिकुलर सेकंड पर अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे, बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर जब हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते थे तो वो हमारा क्या आता था, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है, चूंकि करंट के फॉर्मूला में भी डिनोमिनेटर में टाइम आता है, इसीलिए यहां पर दो टाइप का बना है, हमारा एवरेज करंट और हमारा इंस्टैंटेनियस करंट। सेम फंडा यहां यूज होगा, जब बड़े टाइम इंटरवल के लिए हम करंट को कैलकुलेट करेंगे ना तो वो हमारा एवरेज करंट कहलाएगा। और जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर, वेरी स्मॉल इंस्टैंटेनियस टाइम पर अगर हम करंट को कैलकुलेट करें तो वो करंट हमारा इंस्टैंटेनियस करंट कहलाएगा। सेम है। तो यहां से अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें तो क्या देख सकते हैं, व्हेन करंट, इसका डेफिनेशन, एवरेज करंट का डेफिनेशन, व्हेन करंट इज मेजर्ड एट लार्ज टाइम इंटरवल, व्हेन करंट इज मेजर्ड between large time interval, या when current is measured at large time interval, as large time interval, that current is called as, that current is called as क्या, एवरेज करंट। एवरेज करंट, एवरेज करंट। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करते थे, तो एवरेज सफिक्स में लिखते थे, वैसे ही आई एवरेज, ए वीजे, इट इज डिनोटेड बाय आई एवरेज, आई और सफिक्स में ए वीजे पढ़ेंगे क्या, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट को हम लोग आई एवरेज से डिनोट करते हैं। ओके बच्चों, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, अच्छा इसका हिंदी में डेफिनेशन, जब बड़े टाइम इंटरवल पर विद्युत धारा को मापा जाता है तो वो विद्युत धारा औसत विद्युत धारा कहलाता है। लिख देते हैं, जब बड़े समय अंतराल पर विद्युत धारा को मापा जाता है तो औसत धारा कहलाता है।
तो औसत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? औसत धारा कहलाता है। ओके, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? जब बहुत छोटा टाइम इंटरवल पर करंट कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, तो वो करंट हमारा इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। लार्ज टाइम इंटरवल पर करंट एवरेज करंट कहलाएगा, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर किसी पर्टिकुलर सेकंड पर अगर हम करंट को कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट कहलाता है। तो व्हेन करंट इज मेजर्ड एट वेरी स्मॉल या वेरी लार्ज और यहां वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, that current is called as instantaneous current. Instantaneous current, और इसको डिनोट किया जाता है, it is denoted by I और नीचे सफिक्स में INST, आई सफिक्स में INST पढ़ेंगे क्या? इंस्टेंटेनियस करंट लिखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी डेफिनेशंस भी, जब विद्युत धारा बहुत छोटे समय अंतराल पर मापा जाता है तो तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाता है। तात्क्षणिक विद्युत धारा कहलाता है। आई होप आपको दोनों डेफिनेशंस मालूम चल गया। एवरेज करंट बड़ा टाइम इंटरवल पर जब करंट कैलकुलेट होगा एवरेज करंट, और आई एवरेज से डिनोट करेंगे, और जब बहुत छोटे टाइम इंटरवल पर करंट मेजर किया जाएगा वो करंट हमारा इंस्टेंटेनियस करंट, जिसको आई इंस्टेंटेनियस से क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। अब इसके फॉर्मूला देखते हैं हम, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो पहले इस चीज को आप नोट कर लो, उसके बाद फॉर्मूला देखते हैं। ओके बच्चों, चलो आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। चलो अब एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला देखते हैं। ये याद होगा आपको, सारा फंडा कहाँ का है? तो सारा फंडा, सारा कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ाया था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला। सेम फॉर्मूला यहां आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? आई एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज करंट का मतलब आई एवरेज का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ये हमारा आई एवरेज का फॉर्मूला होता है। डेल्टा क्यू मतलब क्या? चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज में कितना चेंज हो रहा है वो डेल्टा क्यू, और टाइम इंटरवल में कितना चेंज हो रहा है वो हमारा डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी आई एवरेज का फॉर्मूला हो गया। वेयर डेल्टा क्यू हमारा कहलाएगा चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और डेल्टा लग जाने से, किसी के भी आगे डेल्टा लग जाने से क्या हो जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम डेल्टा क्यू को क्या लिख सकते हैं? फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। तो फाइनल चार्ज को Q2 मान लेते हैं और इनिशियल चार्ज को Q1 मान लेते हैं, तो डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को, डेल्टा Q बराबर Q2 माइनस Q1। ओके बच्चों, अब डेल्टा T क्या है? चेंज इन टाइम इंटरवल। डेल्टा T क्या है बच्चों? तो डेल्टा T हमारा चेंज इन टाइम इंटरवल, सब पढ़ाया हुआ है क्लास 11 के अंदर, वेलोसिटी के अंदर। ओके, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो इसको T2 माइनस T1 लिख सकते हैं। तो डेल्टा T को हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हो, आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। ये डेल्टा है, डेल्टा पढ़ते हैं, डेल्टा लार्ज
चेंज के लिए जब जब चेंज लार्ज हो तो डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो लार्ज टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा यूज हुआ है, तो लार्ज टाइम इंटरवल में चार्ज भी तो ज्यादा फ्लो होगा, तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। तो जब डेल्टा यूज किया जाए तो वो एवरेज करंट होगा। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी बराबर Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1, जहां Q2 क्या है, फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज लिख लेना, वेयर Q2 इज फाइनल चार्ज मतलब अंतिम आवेश, Q1 क्या है, इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, ओके। T2 क्या है, फाइनल टाइम, फाइनल टाइम, और T1 क्या है, इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम, ओके बच्चों। चलो अब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला देखते हैं। किसका फॉर्मूला देखते हैं बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला। तो आई एवरेज करंट का फॉर्मूला ये हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला याद होगा। हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला याद होगा कैसे बनाया था, एवरेज वेलोसिटी से ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनता है। लिमिट ले लेते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यहां भी वैसे ही करेंगे। हमारा एवरेज करंट क्या है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। एवरेज करंट क्या है, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। एवरेज करंट क्या है बच्चों, एवरेज करंट डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। इसमें अगर हम लिमिट ले लें डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी जो बड़ा टाइम इंटरवल है उसको बहुत छोटा कर दे, जीरो नहीं कर देंगे, जीरो करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, जीरो के आसपास कर देंगे, जीरो के लगभग। लिमिट ले रहे हैं ना, लिमिट का कॉन्सेप्ट हमने 11th में पढ़ाया था। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, ये हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। और जब भी डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी और लिमिट आगे लग जाए डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो यही कन्वर्ट हो जाता है किस में, यही कन्वर्ट हो जाता है हमारा dq बटा dt में, dq बटा dt में। तो आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या आ गया, आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आ गया dq बटा dt, यानी एवरेज करंट डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस करंट dq बटा dt, यानी डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया। यानी आई इंस्टेंटेनियस का क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, तो आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला डिफरेंशियल फॉर्म में होता है dq बटा dt, ओके। तो ये आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला हो गया। और आई एवरेज का क्या फॉर्मूला हो गया, तो आई एवरेज बराबर डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, और जहां डेल्टा क्यू Q2 माइनस Q1 और जहां डेल्टा टी T2 माइनस T1। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और हम लोग इंस्टेंटेनियस कहां से लाते हैं, एवरेज से। टाइम को आप छोटा कर दो, जीरो के अप्रोच कर दो, तो वो एवरेज करंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो एवरेज करंट हमारा इंस्टेंटेनियस करंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th के मैकेनिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस करंट का dq बटा dt, और एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, दोनों फॉर्मूला को, ओके। चलो तो हमारा टाइप्स ऑफ करंट खत्म हो गया। दो टाइप का करंट था बच्चों, क्या था, दो टाइप का करंट है। कितने टाइप का करंट है बच्चों, दो टाइप का। पहला हमारा कौन था, एवरेज करंट, आई एवरेज। इसका फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी। हम इसको Q2 माइनस Q1 बटा T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा करंट हमारा क्या है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। तो आई इंस्टेंटेनियस बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी को हमने लिमिट टेंड्स टू 0 कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dq बटा dt में। और यही हमारा इंस्टेंटेनियस करंट हो जाता है, यही हमारा क्या हो जाता है बच्चों, इंस्टेंटेनियस करंट। तो डायरेक्ट हम इतना नहीं लिखेंगे फॉर्मूला, इंस्टेंटेनियस करंट का डायरेक्ट फॉर्मूला इतना लिखेंगे, dq बटा dt, dq बटा dt, ओके। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो
ओके स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं तक। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट के ऊपर 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे और फिर आगे के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, तो इतना रिवीजन कर लेना इन दोनों फॉर्मूला के ऊपर। हम अगले लेक्चर्स में 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे, आसान आसान सा न्यूमेरिकल है, उसके बाद आगे का टॉपिक हम लोग देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।